एग्ज़ाम मार्क के इस नए प्लेटफॉर्म में एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज मैं फिर से आई हूँ आप लोगों के लिए ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला डिजीज़ कंडीशन लेके, जो कि है ईसोफेगस की एक डिजीज़ कंडीशन, और उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सेकेंड जो हम डील कर रहे हैं, उसके अंदर आज हमारा नया टॉपिक है जो कि जीआई सिस्टम के अंदर हमने पहले ही बताया था कि अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनके हम अलग अलग डिजीज़ कंडीशन डिस्कस करेंगे, जिसमें से फर्स्ट हमने क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिसमें से आज सेकंड कंडीशन हम ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला जो कि ईसोफेगस की डिजीज़ कंडीशन है वो डील करने वाले हैं। तो फर्स्टली व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन, क्या है इसका? तो ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला इज़ एन एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन द ट्रैकिया मीन्स विंड पाइप एंड ईसोफेगस फूड पाइप। ट्रैकिया और ईसोफेगस के बीच में एक एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बन जाता है, मीन्स कनेक्शन बन जाता है, यूजुअली प्रेजेंट एट बर्थ बट सम टाइम एक्वायर्ड लेटर। मीन्स यूजुअली ज़्यादातर ये बर्थ के टाइम पे ही बेबीज़ में प्रेजेंट होता है, और कभी कभी एक्वायर्ड भी हो सकता है, कभी कभी एक्वायर्ड हो सकता है। और कॉज क्या होता है? डिफ़िकल्टी इन सोलोविंग एंड रिस्क ऑफ एस्पिरेशन। और ये क्या कॉज करता है? सोलोविंग एंड एस्पिरेशन के रिस्क फैक्टर्स को ये कॉज करता है। मीन्स अगर किसी को ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला है तो उसको एस्पिरेट कर, जो भी वो इनगल्फ करेगा, चीज़ों को सॉलो करेगा, उस पर एस्पिरेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला यानी TEF इज एन कंजेनाइटल एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन द ट्रैकिया एंड ईसोफेगस विच कैन लीड ब्रीदिंग फीडिंग प्रॉब्लम्स इन न्यूबॉर्न। मीन्स एक ऐसा कनेक्शन बन जाएगा दोनों। देखिए क्या होता है, हमारा ट्रैकिया जो फ्रंट में होता है शी शेप कार्टिलेज रिंग से वो कवर होता है, उसके जस्ट पीछे हमारा ईसोफेगस होता है। दोनों का अपना अलग अलग फंक्शन होता है। ट्रैकिया हमारे विंड पाइप के लिए, मीन्स ऑक्सीजन में उस पर क्या करते हैं, इनहेल एंड एक्सेल करते हैं, जो कि लंग से कनेक्टेड होती है। ईसोफेगस जो हमारे पैरिंग से जाते हुए कहाँ जाती है? स्टमक में कनेक्ट होती है, और उस पर स्फिंक्टर्स पाए जाते हैं। अगर ये ट्रैकिया और ईसोफेगस के बीच में कोई कनेक्शन बन जाए तो इसकी हवा इसके खाने के साथ मिलने लगेगी। अगर मिल जाएगी तो वो हवा कहाँ जाएगी? पेट में जाएगी। खाना कहाँ जाएगा? ट्रैकिया में जाएगा। तो अब टाइप्स देख लेते हैं। ये टाइप्स ऑफ ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला में टाइप ए, इनकी डिटेल हम आगे डिस्कस करेंगे। तो टाइप ए जिस पे 8% होने के चांसेस हैं, ये देख रहे हैं, ये ट्रैकिया है, ये ईसोफेगस है, ये यहीं तक है, ये ऊपर का ये डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल पार्ट देख रहे हैं, इसका दोनों के दोनों ब्लंट हैं, कनेक्ट ही नहीं है आपस में। मीन्स ये माउथ से कनेक्ट है, ये वाला पार्ट आपके स्टमक से कनेक्ट है। यहाँ पे देखिए ये माउथ वाला पार्ट आके आपके ट्रैकिया में कनेक्ट हो गया, और ये स्टमक वाला पार्ट आके आपके ईसोफेगस से कनेक्ट ही नहीं है, और ये यहाँ कनेक्ट हो गया आके। इसके 1% चांसेस होते हैं होने के। टाइप सी दिखाया गया 85% चांसेस, मीन्स मोस्ट कॉमन है। इस पर क्या हो रहा है? माउथ से कनेक्ट होके आया, लेकिन नीचे ईसोफेगस स्टमक तक नहीं गया, और जो स्टमक से था वो आके आपकी ट्रैकिया में जाके कनेक्ट हो गया। टाइप डी में क्या हो रहा है? जो 1% चांसेस वाला है, ईसोफेगस भी अपर से जो आया वो भी ट्रैकिया से कनेक्ट हो गया, जो आपके स्टमक से आया था वो भी ट्रैकिया से कनेक्ट हो गया। मीन्स डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल दोनों पार्ट कनेक्टेड है। अब टाइप ई में क्या हो रहा है? आपकी ईसोफेगस माउथ से लेके माउथ से स्टमक तक तो है, और वो ट्रैकिया में भी कनेक्टेड है। माउथ से स्टमक में भी कनेक्टेड है और ट्रैकिया में भी कनेक्ट हो गई जाके। ये टाइप ई था, जिसके होने के चांसेस कितने थे? 5% थे। अब 1 बाय 1 देख लेते हैं कौन सा क्या होता है। तो टाइप ए प्योर ईसोफेजियल एट्रेशिया इसको कहते हैं, जिसके होने के चांसेस 7 to 8% हैं। अब क्या होता है इस पर? इसका डायग्राम मैंने दिखाया था, ये हमारी ट्रैकिया थी, देखिए ऐसा ट्रैकिया था, ये माउथ से आया हुआ हमारा ईसोफेगस, ये नीचे स्टमक से कनेक्टेड ईसोफेगस, दोनों के दोनों एंड ब्लंट थे। बोथ एंड ऑफ द ईसोफेगस आर ब्लाइंड। ये जो भी खाएगा माउथ से वो आके यहाँ स्टोर हो जाएगा। नो फिस्टुला टू द ट्रैकिया, मीन्स ट्रैकिया से कोई भी कनेक्शन नहीं है इनका। स्टमक गैसलेस ऑन द एक्सरे। और अगर किसी को टाइप ए ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला है, वो एक्सरे कराएगा तो उसकी स्टमक में गैस नहीं प्रेजेंट होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ईसोफेगस ट्रैकिया से तो कनेक्ट ही नहीं है, इनहेल एक्सेल इस ट्यूब से हो रहा है। जब इससे कनेक्टेड ही नहीं है तो एयर कैसे प्रेजेंट होगी स्टमक में? सेकेंड टाइप देखते हैं। तो हमारा है टाइप बी, ईसोफेजियल एट्रेशिया विद द प्रॉक्सिमल ट्यूब।
ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला। प्रॉक्सिमल में क्या है, लेस देन 1% चांसेस। अपर ईसोफेजियल पाउच कम्युनिकेट विद द ट्रैकिया मीन्स प्रॉक्सिमल मीन्स पास वाला। किसके पास से देखेंगे, माउथ के पास से। प्रॉक्सिमल मीन्स जो पास वाला एंड है वो किससे कनेक्ट हो रहा है, हमारी ट्रैकिया से, मीन्स कम्युनिकेशन बन गया ट्रैकिया के साथ। ये बहुत रेयर होता है। इसका डायग्राम दिखाती हूँ मैं आपको कि अगर आपका ये ट्रैकिया है, ये आपका डिस्टल ईसोफेगस हुआ और ये आपका प्रॉक्सिमल हुआ। ये प्रॉक्सिमल एंड जो है ये जो प्रॉक्सिमल एंड दिखाया था ये कहीं ना कहीं ऐसे आके इस पर कनेक्ट रहेगा, प्रॉक्सिमल वाला एंड। तो क्या होगा, जो भी आप खाना खाएंगे माउथ के थ्रू जो फूड आएगा उसके क्या चांसेस होंगे, वो एस्पिरेट हो जाए यहाँ पे, यानी ट्रैकिया में जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे उस पर। अब आता है टाइप सी, ईसोफेजियल अट्रेसिया विद द डिस्टल ट्यूब। ये कहाँ था, ये हमारा प्रॉक्सिमल था और ये हमारा डिस्टल है। तो ये हमारा डिस्टल वाला देखिए, मीन्स जो डिस्टल यानी माउथ से दूर वाला जो ट्यूब है वो कनेक्ट हो रहा है हमारे स्टमक से। तो ये हमारी ट्रैकिया थी जो कि किससे कनेक्ट होगी, नीचे ये लंग्स से कनेक्टेड होती है। और ये हमारा आया था ईसोफेगस, कहीं ना कहीं पीछे से ईसोफेगस ऐसा आ रहा होगा। छोड़िए, लंग्स हटा देते हैं। ये थी ट्रैकिया, ठीक है। और जो डिस्टल पार्ट है यानी जो लोअर वाला पार्ट है वो कहीं ना कहीं जाके आपके ट्रैकिया से कनेक्टेड है ऐसे। अब लोअर पार्ट अगर ट्रैकिया से कनेक्ट हो गया है तो आप क्या करेंगे, इनहेल एंड जब एक्सेल करेंगे, जब इनहेल करेंगे तो लंग्स में जो एयर जानी चाहिए थी वो ट्रैकिया से ईसोफेगस में आएगी, ईसोफेगस के थ्रू जाएगी स्टमक में, तो स्टमक में गैस प्रेजेंट होगी यहाँ पे। तो अपर पाउच एंड ब्लाइंड होता है, यानी इसकी बात की गई है। जो अपर वाला ईसोफेगस का पाउच है वो ब्लाइंड है। डिस्टल ईसोफेगस कनेक्ट टू द ट्रैकिया, यानी जो नीचे वाली है ट्रैकिया जो स्टमक से नीचे कनेक्टेड है और ऊपर जाकर ट्रैकिया से कनेक्ट हो गई। गैस प्रेजेंट इन द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। स्टमक के बाद हमारा इंटेस्टाइन ड्यूडेनम से स्टार्ट होता है, तो स्टमक से गैस हमारी इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होगी। ये था हमारा सेकंड टाइप सी। अब नेक्स्ट टाइप क्या था, तो टाइप डी, ट्रैकियोइसोफेजियल अट्रेसिया विद बोथ प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला, जिसके चांसेस लेस देन 1% होते हैं। इस पे क्या होता है, ये बहुत रेयर मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। अब थ्रू डायग्राम देखते हैं क्या होता है ये। तो ये था हमारा ट्रैकिया है। इस पे कह रहा है कि बोथ प्रॉक्सिमल पार्ट जो है और जो डिस्टल पार्ट है दोनों के दोनों ट्रैकिया से कनेक्टेड होंगे। तो डिस्टल पार्ट जो आ रहा था वो भी ऐसे कनेक्ट हो गया इससे, और जो प्रॉक्सिमल पार्ट था वो भी कनेक्ट हो गया। अब अगर डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल दोनों कनेक्ट हो गए तो क्या होगा, पेशेंट जो भी माउथ से लेगा, माउथ से जो भी फीड करेगा वो ईसोफेगस के थ्रू ट्रैकिया में जाने के चांसेस है। और ट्रैकिया से इधर से आ रहा है क्या, एयर आ रही है, इनहेल एक्सेल कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जो एयर है वो भी स्टमक एंड इंटेस्टाइन में जाएंगे, मीन्स फूड और एयर दोनों मिल गए एक साथ, ठीक है। इसका ये समझ आया। इस पे ये है कि डिस्टल वाला भी कनेक्टेड है, प्रॉक्सिमल वाला भी कनेक्टेड है। डिस्टल वाले से फूड आ रहा है तो वो भी ट्रैकिया में जाएगा। अब जो ट्रैकिया से एयर आ रही है तो प्रॉक्सिमल एंड से मीन्स जो प्रॉक्सिमल से हमारा फूड आया एंड डिस्टल पार्ट पे एयर प्रेजेंट हो जाएगी तो स्टमक में एयर चली जाएगी। अब आता तो टाइप ई, आइसोलेटेड ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला, एच टाइप फिस्टुला, जो कि 4 to 5% चांसेस होते हैं। इसको एच टाइप क्यों बोला गया, क्योंकि ये कुछ एच शेप का दिखेगा। इस पे ईसोफेगस ऊपर से आती है, कॉन्टिन्यूसली आएगी, स्टमक पे भी कनेक्ट होगी और ये जाकर ट्रैकिया में भी कनेक्ट हो जाएगी। तो इधर से आता है ईसोफेगस, इधर से ट्रैकिया और बीच में कनेक्शन होता है, तो कहीं ना कहीं ये एच का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए, नो ईसोफेजियल अट्रेसिया मीन्स जो हमारा ईसोफेगस होगा उस पे कोई अट्रेसिया नहीं होगा, मीन्स कोई ब्लंट पार्ट नहीं प्रेजेंट होगा, तो ब्लंट पार्ट नहीं प्रेजेंट होगा। और जस्ट अ मिनट, नो ईसोफेजियल अट्रेसिया नहीं होगा इस पे। अब स्मॉल फिस्टुला एग्जिस्ट बिटवीन द ईसोफेगस एंड ट्रैकिया शेप लाइक एच, कह रहा है एक स्मॉल छोटा सा फिस्टुला ईसोफेगस और ट्रैकिया के बीच में लगेगा जो कि कुछ एच जैसा दिखेगा। सिम्टम्स कफिंग, चोकिंग विद फीड्स, करंट चेस्ट इन्फेक्शन।
इस पे कहना है, इसका डायग्राम देखिए। तो ये था हमारा ट्रैकिया। ओके, ये था हमारा ईसोफेगस। कह रहा है जो ईसोफेगस है वो कॉन्टिन्यूअस ये स्टमक पे भी जाके मिल रहा है। ओके, और कहीं ना कहीं ये ऐसे ट्रैकिया पे भी जाके मिल रहा है। तो ये देखें, ये एच शेप का फॉर्मेशन हो रहा है। ये ट्रैकिया, ये ईसोफेगस आके इधर हमारे स्टमक पे कनेक्ट हो जाएगी ऐसे, स्टमक पे कनेक्ट होगी ऐसे जाके, और ये ट्रैकिया से भी कनेक्टेड है। तो जो फूड ले रहे हैं वो भी स्टमक पे आ रहा है, इधर से इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं वो भी स्टमक पे आ रहा है। इस पे एच शेप का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये देखिए ऊपर से नीचे तक कॉन्टिन्यूअस है। प्लीज़ पीछे वाले टाइप से कंफ्यूज मत होना, उस पर बहुत प्रॉक्सिमल और डिस्टल इन थे। वहाँ पे हमारा जो ईसोफेगस था वो कॉन्टिन्यूअस नहीं था, उसका डिस्टल पार्ट अलग था एंड प्रॉक्सिमल पार्ट अलग था। प्रॉक्सिमल पार्ट भी ट्रैकिया से अटैच हो रहा था एंड डिस्टल पार्ट भी अटैच हो रहा था। यहाँ पे कोई प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल पार्ट नहीं है ट्रैकिया उसका, सॉरी ईसोफेगस का। ईसोफेगस कॉन्टिन्यूअसली माउथ टू स्टमक वो अटैच हो रही है, ऊपर से नीचे तक पूरी है, एंड बीच में एक छोटा सा फिस्टुला बनना है जो कि ईसोफेगस और ट्रैकिया को कनेक्ट कर दे रहा है। इसीलिए कहा गया नो ईसोफेजियल अट्रेशिया, कोई अट्रेशिया नहीं है। अब किसी को अगर ऐसी कंडीशन होती है तो क्या होगा, इसके 3 C's होते हैं, जो कि होता है कफिंग, चोकिंग। आगे 3 C's देखेंगे, अभी देखिए सिम्टम। कफिंग, चोकिंग विद द फीट्स, रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन। तो खाएगा, अगर ट्रैकिया में अटकता बोलते हैं ना, ट्रैकिया में जाएगा फूड, क्या होगा, एस्पिरेट होता है वो। ट्रैकिया में जाने की वजह से इरिटेशन कॉज करेगा, तो क्या होगा, कफिंग होगी, चोकिंग होगी, रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शंस होंगे। क्योंकि अगर आपको नहीं पता है कि फिस्टुला बना हुआ है, फूड जो स्टमक में जाना चाहिए था वो कहीं ना कहीं लंग्स में जाएगा और चेस्ट इन्फेक्शन कॉज करेगा। निमोनिक्स टू रिमेंबर, तो ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला के जो इतने सारे हमने टाइप्स पढ़ लिए, टाइप A, B, C, D, तो इतने टाइप जो हो गया, इसको याद कैसे करना है ये देखते हैं। टाइप A फॉर अट्रेशिया ओनली, प्योर अट्रेशिया होगा, मीन्स जो हमारी ईसोफेगस है उसका ट्रैकिया से कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल पार्ट ब्लंट होंगे। दूसरा B, अट्रेशिया भी होगा, फिस्टुला भी होगा, एंड बिफोर मीन्स पहले होगा, यानी ऊपर वाला जो एंड है वो कनेक्टेड है। प्रॉक्सिमल मीन्स पास याद रख सकते हैं, या बिफोर मीन्स ये जो पहले पड़ रहा है वो वाला एंड क्या है, ईसोफेगस का जो पहले वाला एंड है वो कनेक्ट हो रहा है ट्रैकिया से। फिर आ रहा है हमारा टाइप C, इस पे आ रहा है अट्रेशिया प्लस फिस्टुलर क्वाडल यानी डिस्टल। डिस्टल को क्या कह रहे हैं, क्वाडल। डिस्टल वाला जो पार्ट है वो ट्रैकिया से कनेक्टेड है सिर्फ, ये मोस्ट कॉमन होता है, ये याद रखना है कि टाइप C मोस्ट कॉमन है, इसको कितना 85% अबाउट बताया था। फिर आता है टाइप D, डबल फिस्टुला, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल दोनों होता है। D फॉर डबल फिस्टुला यानी प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड दोनों के दोनों ट्रैकिया से कनेक्टेड है। E फॉर ईसोफेगस इंटैक्ट ओनली फिस्टुला यानी H टाइप होगा। ईसोफेगस इंटैक्ट है मीन्स कॉन्टिन्यूअसली माउथ टू स्टमक को कनेक्टेड है, लेकिन एक छोटा सा फिस्टुला जो कि ईसोफेगस से हमारी ट्रैकिया से कनेक्टेड है वो H शेप का फॉर्मेशन कर देती है। अब आता है इटियोलॉजी यानी कॉजेज ऑफ द ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला। तो कंजेनाइटल मोस्ट कॉमन होता है यानी कि बाय बर्थ प्रेजेंट हो। ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला यूजुअली अकर ड्यूरिंग द फीटल डेवलपमेंट, कब होता है, फीटस का जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तभी ये हो जाता है। बिटवीन 4 to 6 वीक ऑफ द जेस्टेशन, 4 to 6 वीक ऑफ जेस्टेशन में ही फीटल डेवलपमेंट जब 4 to 6 वीक में होता है तब ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला का डेवलपमेंट हो जाता है। द ट्रैकिया एंड द ईसोफेगस फेल टू सेपरेट, होता क्या है, ट्रैकिया एंड ईसोफेगस जो सेपरेट होनी चाहिए थी 4 to 6 वीक ऑफ जेस्टेशन में वो सेपरेट नहीं होती हैं, इसकी वजह से फिस्टुला का फॉर्मेशन हो जाता है। The trachea and the esophagus fail to separate properly leading to the abnormal connection, सेपरेट नहीं हुई जिसकी वजह से एक एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाता है। नेक्स्ट वाज है जेनेटिक फैक्टर्स कैन बी एसोसिएटेड विद द क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि ट्राइसोमी ऑफ 18 जिसको एडवर्ड सिंड्रोम कहते हैं। अगर किसी को एडवर्ड सिंड्रोम यानी ट्राइसोमी ऑफ 18 है उसको भी ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला हो सकता है। Sometimes it runs in families suggesting a genetic and predisposition। कह रहे हैं कुछ टाइम ये भी केसेस देखे जाएं कि ये फैमिली में मीन्स जनरेशन टू जनरेशन देखा जाता है। अगर किसी की फैमिली में किसी एक पर्सन को ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला होता है
तो वो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, रिस्क फैक्टर इंक्रीज हो जाता है कि आने वाली जनरेशन को भी हो जाए। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? एक्सपोजर टू सर्टेन ड्रग्स केमिकल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन बी स्लाइटली इंक्रीज रिस्क। मीन्स अगर मदर प्रेग्नेंट है उस टाइम पे वो कोई मेडिकेशंस और ड्रग ले रही है तो उस पर बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसको ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला हो जाए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब मदर ड्रग लेती है, कोई मेडिकेशन लेती है, उसकी वजह से उसका जो डीएनए सिंथेसिस हो रही होती है, सेल डिवीज़न चल रहा होता है, वो अब्रप्ट हो जाता है। इसकी वजह से ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला कर सकते हैं। मैटरनल स्मोकिंग एंड एल्कोहल यूज सम टाइम लिंक, सेम कंडीशन अभी हमने अपनी पिछली डिजीज कंडीशन क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट में पढ़ा था कि उस पर मैटरनल स्मोकिंग एंड एल्कोहल होने की वजह से क्या होता है। मैटरनल स्मोकिंग से क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो, प्लेसेंटा के थ्रू बेबी में जाता है, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है और सेल्स का डिवीजन सही से नहीं हो पाता है। सेम कंडीशन इस पर एल्कोहल एक टेराटोजन है, एज वी नो टेराटोजन जो होता है वो कंजेनाइटल डिजीज फॉर्मेशन करता है। अब नेक्स्ट आता है एसोसिएटेड सिंड्रोम्स। कौन कौन से सिंड्रोम्स के साथ ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला होता है, इसके साथ साथ और क्या क्या हो सकता है। देखिए ट्रैकियोइसोफेजियल में भी पार्ट ऑफ किस किस का पार्ट हो सकती है। ये लिखा है वेक्टरल, वेक्टरल एक निमोनिक है, तो ये ऐसे लिखा हुआ है, प्लीज़ इसको ऐसे मत देखना, इसको ऐसे देखिए, सॉरी देखिए VAC, पहले इतना क्या देखते हैं। V फॉर जो है दिया गया है वर्टिब्रल एनोमलीज। V फॉर क्या होता है? वर्टिब्रल एनोमलीज, मीन्स इसको वर्टिकल लिखना है आपको, VACTERL को वर्टिकल लिखना है। मैं कंप्लीट लिख देती हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे लिखना है आपको VACTERL, ऐसे लिखना है। V फॉर क्या है? वर्टिब्रल एनोमलीज। A फॉर एनल एट्रेशिया, C फॉर कार्डियक डिफेक्ट एंड T फॉर ट्रैकियल एनोमलीज, E फॉर ईसोफेगस ईसोफेजियल एट्रेशिया, R फॉर रीनल एबनॉर्मलिटीज एंड L फॉर लिम्ब डिफेक्ट। किसी बेबी को यानी वर्टिब्रल एनोमलीज है, एनल एट्रेशिया है, कार्डियक डिफेक्ट है, ट्रैकियल एनोमलीज, ईसोफेजियल एट्रेशिया, रीनल एनोमलीज, लिम्ब डिफेक्ट, अगर इनमें से कोई भी डिजीज कंडीशन है तो उसको ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला होने के चांसेस होते हैं। अदर रेयर कॉजेज क्या क्या होते हैं? इट कैन बी एक्वायर्ड, मीन्स मोस्टली ये कंजेनाइटल होता है, कुछ केसेस में एक्वायर्ड हो सकता है जो कि बहुत रेयर होता है। वेरी रेयरली TEF कैन अकर आफ्टर बर्थ ड्यू टू द ट्रॉमा इन्फेक्शन या ट्यूमर, सॉरी ये अलग अलग है, ट्रॉमा इन्फेक्शन एंड ट्यूमर, ये तीन चीज़ें हैं। किसी ट्रॉमा की वजह से, किसी इन्फेक्शन एंड ट्यूमर की वजह से ये एक्वायर्ड कंडीशन में आ सकता है। की पॉइंट क्या है? मोस्ट TEFs आर कंजेनाइटल कॉज्ड बाय द फेलियर ऑफ ट्रैकिया एंड ईसोफेगस टू सेपरेट प्रॉपरली अर्ली इन फीटल लाइफ। सबसे मोस्ट कॉमन कॉज इसका कंजेनाइटल ही होता है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ द एम्ब्रियोजेनेसिस, जब बेबी डेवलप हो रहा होता है, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में उसका ट्रैकिया और ईसोफेगस सेपरेट नहीं हो पाते हैं, तो ट्रैकियो ईसोफेजियल फिस्टुला का फॉर्मेशन करते हैं। ऑफन विद द जेनेटिक एंड सिंड्रोमिक एसोसिएशन, कुछ जेनेटिक एंड सिंड्रोमिक एसोसिएशंस की वजह से होता है। फिर आता है नॉर्मल डेवलपमेंट क्या होता है। अभी नॉर्मल डेवलपमेंट देखते हैं। अभी देखा हमने कि पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करने जा रहे हैं, तो एबनॉर्मलिटीज़ पढ़ने से पहले हम देखते हैं नॉर्मली क्या होना चाहिए था, उसमें क्या क्या चीज़ें एबनॉर्मल हुई तो हमें ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला हुआ। तो नॉर्मल डेवलपमेंट जो होता है, ड्यूरिंग 4 to 6th वीक ऑफ द जेस्टेशन प्रिमिटिव गट डिवाइड इनटू 2 सेपरेट ट्यूब्स। जब 4 to 6th वीक ऑफ जेस्टेशन होता है, उस टाइम पे जो सबसे पहले जो फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट बनता है, उसमें जो फोर गट होता है वो सेपरेट होती है 2 ट्यूब्स में, एक ट्रैकिया और एक ईसोफेगस। ट्रैकिया फॉर एयर एंड ईसोफेगस फॉर फूड होता है। प्रॉपर सेपरेशन इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल ब्रीदिंग एंड सॉलोविंग। इन दोनों का जो सेपरेशन बहुत ज़रूरी होता है ताकि जो बेबी हो वो ब्रीदिंग एंड सॉलोविंग प्रॉपरली कर पाए। ये था नॉर्मल। अब आता है एबनॉर्मल डेवलपमेंट में क्या होता है? द ट्रैकिया एंड द ईसोफेगस फेल टू सेपरेट प्रॉपरली। अगर ट्रैकिया एंड ईसोफेगस जो थी वो सेपरेट नहीं हो पाई, अब वो क्या लीड करेगा? ईसोफेजियल अट्रेशिया, यानी कि ब्लाइंड रहेगा। जो हमारी ईसोफेगस थी उसको जो स्ट्रेट माउथ टू स्टमक जाना चाहिए था वो नहीं गई।
ईसोफेगस इन ब्लाइंड हो जाएगा, डज नॉट कनेक्ट टू स्टमक, वो स्टमक तक कनेक्ट नहीं होगा। फिस्टुला क्या होता है, एबनॉर्मल कनेक्शन बनेगा किसके बीच में, ईसोफेगस एंड ट्रैकिया के बीच में। इफेक्ट ऑन फीडिंग एंड ब्रीदिंग, अब इनकी वजह से फीडिंग एंड ब्रीदिंग में क्या इफेक्ट होगा, ड्यूरिंग द फीडिंग मिल्क कैन पास इनटू द ट्रैकिया थ्रू द फिस्टुला, कफिंग, चोकिंग एंड साइनोसिस। तो फीडिंग के टाइम पे जो फीड ईसोफेगस से स्टमक में जाना चाहिए था वो ट्रैकिया में चला जाता है। जब ट्रैकिया में जाएगा तो 3 चीज कॉज होंगे, क्या होंगे, कफिंग, चोकिंग एंड साइनोसिस। कफिंग इरिटेशन की वजह से हो रहा है, चोकिंग अब फूड ट्रैकिया में चला गया, बेबी चोक कर जाएगा, एंड साइनोसिस बेबी ब्लू दिखेगा क्योंकि ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाएगी। अब एयरवे इशूज़ क्या होंगे, एयरवे इशूज़ में आता है एयरवे में पास फ्रॉम ट्रैकिया इनटू ईसोफेगस गैस्ट्रिक डिस्टेंशन होगा। ये मैंने पहले भी बताया है कि एयर में क्या होगा, मानिए कि हमारा ईसोफेगस है, डिस्टल पार्ट ब्लंड है, सॉरी प्रॉक्सिमल पार्ट ब्लंड है, लेकिन जो डिस्टल पार्ट है वो हमारी ट्रैकिया से कनेक्ट हो गया है। ये हमारा डिस्टल पार्ट कनेक्ट है हमारी ट्रैकिया से, ये ट्रैकिया है, ये प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ईसोफेगस है, ये डिस्टल पार्ट है। तो जब डिस्टल पार्ट कनेक्ट हो गया है, जब कोई पर्सन इनहेल करेगा तो इनहेल करने के बाद ये लंग्स में जाना चाहिए था, लंग्स में तो जाएगा ही जाएगा, साथ में स्टमक में जाएगा। तो एयर जो स्टमक में जाएगी तो एक्सरे के थ्रू क्या दिखेगा, स्टमक में गैस दिखेगी और गैस्ट्रिक डिस्टेंशन होता है। अब आता है हमारा एस्पिरेशन, फूड एंड सलाइवा इंटर लंग्स कॉज निमोनिया। अगर ईसोफेगस का फूड ट्रैकिया में जाएगा मीन्स एस्पिरेट करेगा बेबी, तो निमोनिया होने के चांसेस बढ़ते हैं। अब आता है एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन, जिस बेबी को ट्रैकियोइसोफेजल फिस्टुला है उसके साथ साथ उसको कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो पहला रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ड्यू टू द एस्पिरेशन एंड पल्मोनरी इन्फेक्शंस। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस क्यों होगा, क्योंकि एस्पिरेट कर गया बेबी, सही से ब्रीदिंग पैटर्न नहीं है उसका, निमोनिया पल्मोनरी इन्फेक्शंस हो रहे हैं, इस वजह से उसका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाएगा, मीन्स उसका रेस्पिरेटरी रेट जो होगा वो कम हो जाएगा। माल न्यूट्रिशन एंड डिहाइड्रेशन क्यों होगा, ड्यू टू द इनएबिलिटी टू फीड प्रॉपरली, बेबी को जो फीड चाहिए था वो नहीं मिलता है, इसकी वजह से वो माल नरिश्ड डिहाइड्रेटेड रहेगा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशंस लाइक एब्डोमिनल डिस्टेंशन मिलेगा, क्योंकि जो एयर इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू लंग्स होना चाहिए था वो ट्रैकिया और ईसोफेगस के मिलने की वजह से स्टमक में जाएगी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होंगे, ऐसा बेबी जिसको ट्रैकियोइसोफेजल फिस्टुला होगा उस पर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे। तो एक न्यू बॉर्न में मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन में क्या होगा, एक्सेसिव फ्रोदिंग एंड ड्रूलिंग ऑफ द सलाइवा, मीन्स फ्रोदिंग होगी उसको और सलाइवा बहुत ज़्यादा, ड्रूलिंग ऑफ द सलाइवा होगा, बहुत ज़्यादा सलाइवा निकलेगा उसके मुंह से। कफिंग, चोकिंग एंड साइनोसिस दिखेगा ड्यूरिंग द फीड, इसको 3 ईयर्स बोलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, 3 ईयर्स मीन 3 C's लिखने हैं आपको, कफिंग, चोकिंग एंड साइनोसिस दिखेगा। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है साथ में, इसलिए साइनोसिस कॉज हो रहा है। अब आता है डिफिकल्टी इन सॉलोविंग, फीड कैन नॉट पास टू स्टमक, ये कॉज होगा क्योंकि सॉलोविंग डिफिकल्ट हो गई उसकी, फीड जो स्टमक में जाना चाहिए था वो जा रहा है लंग्स में। अब रिकरेंट एस्पिरेशन, निमोनिया ड्यू टू द फूड एंड सलाइवा इनटू द लंग्स, बार बार उसको निमोनिया होगा, क्यों होगा, क्योंकि जो फूड फिर से स्टमक में जाना चाहिए था, जो सलाइवा स्टमक में जाना चाहिए था वो लंग्स में जा रहा है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन क्यों होगा, क्योंकि ईसोफेजल एट्रेशिया होने की वजह से जो डिस्टल पार्ट था वो डिस्टल पार्ट ट्रैकिया से अटैच हो गया, ट्रैकिया से अटैच होने की वजह से एयर जो है स्टमक में जा रही है, तो स्टमक में क्या हो रहा है, डिस्टेंशन हो रहा है। फेलियर टू पास नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, मीन्स अगर बेबी को एनजी डाला जाएगा तो इनटू द स्टमक ट्यूब कॉइल इन द अपर पाउच। ये क्या कहना चाह रहा है लाइन, इस पे देखिए, ये हमारा ट्रैकिया ऐसे था, जस्ट थिंक, ये हमारा प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ईसोफेगस है, ये डिस्टल पार्ट है। किसी बेबी को नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डालना है तो जब आप उसको एनजी डालेंगे तो एनजी अगर ये ईसोफेगस कॉन्टिन्यूसली माउथ टू स्टमक होती यहाँ पे, अभी ये कॉन्टिन्यूस तो है नहीं, जब ये कॉन्टिन्यूस है नहीं तो आपकी जो ट्यूब होगी वो ट्यूब आके नोज से आएगी और ईसोफेगस जहाँ पे उसका ब्लंट होगा, प्रॉक्सिमल पार्ट की ईसोफेगस का जो ब्लंट, ये बंद वाला जो पार्ट है होगा, वहीं पे आके रिक्वाइल हो जाएगी, क्योंकि उसके आगे उसके लिए वे ही नहीं मिला, पैसेज ही नहीं मिल रहा है कि वो आगे पास हो, तो क्या मिलेगा, क्वाइलिंग मिलेगी।
अब आता है इफ़ नॉट ट्रीटेड अर्ली, अगर इसको ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला को अर्ली स्टेज में ट्रीट ना किया जाए देन क्या हो सकता है, रिपीटेड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होंगे, मैंने पहले ही बताया एस्पिरेशन की वजह से, फेलियर टू थ्राइव, पुअर वेट गेन। फेलियर टू थ्राइव का मतलब है बेबी का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा क्योंकि बेबी मालनरिश्ड होगा, उसका वेट गेन नहीं होगा, सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा क्योंकि बेबी साइनोस होगा। अब आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होते हैं इसके, हिस्ट्री एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन सीन सून आफ्टर द बर्थ, बेबी की हिस्ट्री लेनी है, क्लिनिकल एग्जामिनेशंस करने हैं। और सिम्टम्स में देखो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सेसिव फ्रॉदिंग, कफिंग एंड चोकिंग साइनोसिस ड्यूरिंग द फीड दिखेगा। ये क्या है, ये चीज़ें हमें कहाँ दिखेंगी, जब हम इसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर रहे होंगे। एग्जामिनेशन करते हुए मीन्स फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे बेबी का, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो बेबी को फ्रोदिंग तो दिखेगी बाहर, बेबी को कुछ फीड करेंगे चोक करेगा, साइनोसिस बेबी ब्लूइश दिखेगा पूरा, कफिंग होगी बेबी को जब फीड कराएंगे। इसका क्लू क्या होगा, रिपीटेड एस्पिरेशन निमोनिया दिखेगा आपको, एब्डोमिनल डिस्टेंशन दिखेगा। अब आता है बेड साइड टेस्ट, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब टेस्ट। ये एक इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है जो कि बेड साइड कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने एनजी के बारे में बताया कि एनजी ट्यूब कैन नॉट पास इनटू द स्टमक, स्टमक में ना जाके वो ब्लंट वाला जो पार्ट होगा इसोफेगस का उस पर जाके रिकॉइल होता रहेगा। एक्सरे विद द एनजी ट्यूब सो ट्यूब कॉइल इन द अपर पाउच, अगर अपर पाउच में जाके यहाँ पे कॉइल हो जाएगी जाके आपकी एनजी ट्यूब, और एक्सरे में आपको यहाँ पे कॉइलिंग दिखेगी। फिर ये इमेजिंग स्टडीज़ में क्या है, चेस्ट एक्सरे, एब्डोमेन विद कंट्रास्ट, सो एयर इन द स्टमक। इन चेस्ट एक्सरे में वही दिखेगा आपको कि क्वाइलिंग हो गई है और एयर दिखेगी आपको स्टमक में, एंड इंटेस्टाइन में क्वाइलिंग ऑफ द एनजी ट्यूब इन द अपर इसोफेगस पाउच जो पहले बताया। एंड वाटर सॉल्युबल कंट्रास्ट स्टडी, इस पे क्या होता है, गैस्ट्रोग्राफिन। गैस्ट्रोग्राफिन एक वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस होता है जिसको ओरली दिया जाता है बेबी को। जब ओरली दिया जाता है तो जो लाइनिंग होती है, इन लाइनिंग्स पे ये यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है। ये मतलब जहाँ पे भी फिस्टुला होगा वो क्या होगा कि वहाँ से ये बाहर चला जाता है और क्लियरली वो पार्ट विजिबल नहीं होता है। मीन्स विजिबिलिटी जो होती है उसको इन्हेंस करने के लिए ये वाटर सोल्यूबल कंट्रास्ट स्टडी किया जाता है। जैसे बेरियम जैसा नहीं होता है, कुछ वैसा ही है लेकिन बेरियम टेस्ट नहीं है ये। इस पर गैस्ट्रोग्राफिन में क्या करते हैं, इसको ओरली बेबी को दिया जाता है। जब बेबी ओरली लेता है तो जिस पार्ट में उसको फिस्टुला होता है, जैसे ब्लंट है जो पार्ट, वहाँ जाके ये एक्यूमुलेट हो जाता है और वहाँ पे ये शो करेगा कि यहाँ पे जैसे ब्लंट है, फिस्टुला में जाके ये फिस्टुला जो होगा उसकी लाइनिंग में यहाँ पे रहेगा और ये शो ऑफ करेगा कि यहाँ पे फिस्टुला है, यहाँ पे ब्लंट है, आप क्लियरली विजिबल दिखेगा वहाँ पे। फिर आता है एंडोस्कोपिक एंड ब्रोंकोस्कोपिक। एंडोस्कोपिक में इवेल्युएशन, ब्रोंकोस्कोपी ईसोफेगोस्कोपी हेल्प्स आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट साइट ऑफ द फिस्टुला। मीन्स एंडोस्कोपी के थ्रू हम एग्जैक्ट साइट पता कर सकते हैं और ये हमारे लिए हेल्पफुल होती है सर्जरी को प्लान करने के लिए, क्योंकि हमें जब एक्चुअल साइट पता होगी कि फिस्टुला एक्चुअल में कहाँ पे प्रेजेंट है तो हम सर्जरी प्लान अच्छे से कर पाएंगे। अब आता है लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में क्या कराएंगे, ब्लड गैस में शो द रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्यों शो होगा, क्योंकि अभी हमने साइन एंड सिम्टम में देखा कि बेबी को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, बेबी को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, साइनोसिस हो रहा है, मीन्स बेबी एक्सेल नहीं कर पा रहा है। CO2 का जो कंसनट्रेशन है, CO2 का कंसनट्रेशन बढ़ता जा रहा है जो कि एसिडिक होता है, इसकी वजह से उसको एसिडोसिस हो जाएगा। एस्पिरेशन की वजह से हो रहा है क्योंकि बेबी की जो नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न है वो नहीं है। CBC में शो द इन्फेक्शन इफ द न्यूमोनिया डेवलप। CBC में से क्या पता चलेगा, इन्फेक्शन के चांसेस अगर होते हैं तो CBC कराते हैं। जैसे न्यूमोनिया अगर डेवलप हो रहा होता है, न्यूमोनिया क्या इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि हमें CBC के थ्रू पता है, WBCs वगैरह बड़े मिलेंगे आपको। आता है मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में आता है प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव सपोर्टिव केयर में आता है। प्री ऑपरेटिव में NPO अगर बेबी सर्जरी परफॉर्म करनी है तो प्री ऑपरेटिव क्या क्या हमें केयर प्रोवाइड करनी है, NPO रखेंगे, सेम वही एस्पिरेशन ना हो इसलिए, मीन्स बेबी को माउथ के थ्रू कुछ नहीं देंगे। पोजीशन, इन्फेंट की जो पोजीशन होगी वो सेमी अपराइट पोजीशन होगी जो कि 30 to 45 डिग्री होती है टू मिनिमाइज द एस्पिरेशन। सेम एस्पिरेशन को मिनिमाइज करने के लिए बेबी को सेमी फॉलर पोजीशन में रखेंगे। कॉन्टिन्यूअस सक्शनिंग ऑफ द अपर पाउच, ये रेप्लोगोगल ट्यूब, ये याद रखना। रेप्लोगोगल ट्यूब क्या होता है, डबल ल्यूमेन ट्यूब होता है जो परमानेंटली बेबी की इसोफेगस में और स्टमक से अटैच होता है, जिससे बेबी का परमानेंट क्या होता है सक्शनिंग करी जाती है ताकि बेबी एस्पिरेट ना करे।
ऑक्सीजन थेरेपी इफ़ नीडेड, अगर बेबी को साइनोसिस हो रहा है, उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, तो ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। IV फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स दिया जाता है, क्योंकि बेबी अगर फीड नहीं कर रहा है कुछ तो उसको डिहाइड्रेशन हो सकता है, उसको हाइड्रेट रखने के लिए IV फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स दिया जाता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दिए जाएंगे इफ़ एस्पिरेशन निमोनिया प्रेजेंट, अगर बेबी को निमोनिया है तो उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दिए जाएंगे ताकि इन्फेक्शन जो हुआ है वो रिड्यूस हो जाए। अवॉइड बैग मास्क वेंटिलेशन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है कि जिन बेबीज़ को ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला होता है उनको बैग मास्क वेंटिलेशन नहीं दिया जाता है। इससे क्या होता है, रिस्क ऑफ गैस्ट्रिक डिस्टेंशन बढ़ जाता है। सेकेंड वन इज पोस्ट ऑपरेटिव, क्या करेंगे, सर्जरी के बाद बेबी के साथ मेंटेन द एयरवे एंड ऑक्सीजनेशन को मेंटेन करने के लिए उसका हम SpO2 चेक करते रहेंगे और पल्स ऑक्सीमीटर के थ्रू देखते रहेंगे। पेन मैनेजमेंट करेंगे, उसको एनाल्जेसिक्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर्स एंड IV एंटीबायोटिक्स देंगे ताकि बेबी को इन्फेक्शंस ना हो। चेस्ट फिजियोथेरेपी देंगे। अब चेस्ट फिजियोथेरेपी के अलग अलग अपने टाइप्स होते हैं, इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जैसे कि पोस्टरल ड्रेनेज, परकशन एंड वाइब्रेशंस, ये चीज़ें करेंगे ताकि बेबी का जो भी सिक्रीशंस उसके लंग्स में हैं वो जल्दी से जल्दी एक्सक्रीट आउट हो जाए। अब आता है ग्रेजुअल फीडिंग आफ्टर द चेकिंग, एनास्टमोसिस, इंटीग्रिटी एंड कंट्रास्ट सोल्विंग टेस्ट। कंट्रास्ट सोल्विंग टेस्ट को देखने के बाद उसको ग्रेजुअल फीडिंग देने लगेंगे। फिर आता है सर्जिकल मैनेजमेंट, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, अर्ली सर्जिकल रिपेयर इज़ द ओनली क्योर। मीन्स इसका कह रहा है कि जो अर्ली सर्जिकल मैनेजमेंट ही इसका एक क्योर है। सबसे ज़्यादा अगर सर्जरी परफॉर्म नहीं होगी तो बेबी को कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। प्रोसीजर में क्या होता है, लाइगेशन ऑफ द फिस्टुला, जो फिस्टुला बना हुआ है इसोफेगस और ट्रैकिया के बीच में उसको लाइगेट करेंगे। और क्या होता है, एनास्टमोसिस, दो पार्ट्स को ज्वाइन करना मीन्स एनास्टमोसिस। जो इसोफेगस अलग है उसको एनास्टमोट करेंगे और जो फिस्टुला है उसको लाइगेट करेंगे। फॉर द लॉन्ग गैप atresia may need stasis surgery, esophageal replacement and gastric pull up and colon interposition. For the long gap atresia, अगर atresia के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है मीन्स डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल जो ट्यूब है, ट्यूब मतलब कि जो ईसोफेगस का डिस्टल एंड एंड प्रॉक्सिमल एंड है उनके बीच में अगर बहुत ज़्यादा गैप प्रेजेंट है तो मीन द स्टेजेस सर्जरी, उनमें मतलब कि सिर्फ एक सर्जरी से वो ठीक नहीं होता, उसके लिए मल्टीपल सर्जरी यानी स्टेजेस में सर्जरी परफॉर्म की जाती हैं। इमरजेंसी सिचुएशंस में क्या होता है, गैस्ट्रोटॉमी में बी परफॉर्म्ड फर्स्ट फॉर द डिकम्प्रेशन एंड द फीडिंग ऑफ द इन्फेंट अनस्टेबल। इमरजेंसी सिचुएशन में गैस्ट्रेक्टॉमी होता है, मीन्स गैस्ट्रेक्टॉमी करके बेबी का जो डिस्टेंशन है स्टमक में उसको रिड्यूस करते हैं और बेबी को फीड कराते हैं, क्योंकि फिस्टुला होने की वजह से उसको नेजल NG तो हम उसको इंसर्ट कर नहीं पा रहे हैं, इसीलिए डायरेक्ट स्टमक से करते हैं। ऊपर क्या किया गया था, फिस्टुला को लाइगेट कर दिया गया था और एनास्टमोस किसको किया गया था, डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द इसोफेगस। और बेबी के फीडिंग के लिए क्या किया गया है, गैस्ट्रेक्टॉमी की गई है। नाउ नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है, नर्सिंग असेसमेंट करेंगे। एक्सेसिव सलाइवेशन अगर दिख रहा है, फ्रॉदिंग, कफिंग, चोकिंग, साइनोसिस विद फीड मिलेगा असेसमेंट के थ्रू। इनएबिलिटी टू पास NG ट्यूब, मॉनिटर द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड एस्पिरेशन साइंस, प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव वाइटल्स लेंगे, हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन स्टेटस चेक करेंगे। ये था असेसमेंट। फिर आता है नर्सिंग डायग्नोसिस, क्या बनी इसके थ्रू, रिस्क ऑफ एस्पिरेशन रिलेटेड टू द एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन द ट्रैकिया एंड इसोफेगस। एस्पिरेशन के रिस्क क्यों थे, क्योंकि एबनॉर्मल कनेक्शन बना हुआ है ट्रैकिया एंड इसोफेगस के बीच में। इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू द एक्सेसिव सिक्रीशंस की वजह से इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस था। अब बताएं इम्बैलेंस न्यूट्रिशंस, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इनएबिलिटी टू सॉलोविंग, बेबी सॉलो नहीं कर पा रहा है, इसकी वजह से उसका जो न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट है बॉडी का वो फुलफिल नहीं हो पाता है। रिस्क ऑफ द इन्फेक्शन रिलेटेड टू द एस्पिरेशन निमोनिया एंड सर्जिकल वुंड, मीन्स उसका सर्जरी हुई है, निमोनिया एस्पिरेशन की वजह से निमोनिया हो रहा है, इसकी वजह से क्या है उसको इन्फेक्शन के चांसेस हैं। एक्यूट पेन रिलेटेड टू सर्जिकल इंटरवेंशन, ये क्या था, नर्सिंग डायग्नोसिस था। डायग्नोसिस को हम ऐसे फ्रेम कर सकते हैं। अब बता डायग्नोसिस बन गई, उस डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग हम इंटरवेंशन क्या क्या फॉलो करेंगे। बिफोर सर्जरी क्या इंटरवेंशन होगा कि बेबी को NPO में रखना है, मीन्स नील पर ओरल रखना है। प्लेस द अपराइट या प्रोन पोजीशन, हेड को एलिवेट करके रखना है। कॉन्टिन्यूअस सक्शनिंग ऑफ द अपर पाउच सिक्रेशन को कॉन्टिन्यूअस सक्शनिंग में रखना है ताकि एस्पिरेशन ना हो। प्रोवाइड द ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन एज नीडेड, अगर ज़रूरत है तो ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन देना है। एडमिनिस्टर्ड IV फ्लूइड एंड एंटीबायोटिक्स, सपोर्ट द पेरेंट्स इमोशनली एंड एक्सप्लेन द प्रोसीजर्स।
अब आता है आफ्टर द सर्जरी, मेंटेन द एयरवे एंड सक्शन जेंटली। सर्जरी के बाद क्या करेंगे, एयरवे को मेंटेन करेंगे और सक्शन करते रहेंगे ताकि जो भी वहाँ पे सिक्रीशंस हुए हैं वो उसको एक्सक्रीट आउट कर, सक्शनिंग के थ्रू उसको बाहर किया जा सके। पोजीशन देंगे बेबी को कौन सी, सेमी अपराइट पोजीशन देंगे जिससे बेबी को रिफ्लेक्स ना हो। मॉनिटर द चेस्ट ट्यूब इफ़ प्रेजेंट, अगर कोई ड्रेनेज के लिए चेस्ट ट्यूब लगाई गई है तो उसको मॉनिटर करते रहेंगे कि उस पर कोई लीकेज तो नहीं हो रहा है। स्टार्ट फीड ग्रेजुअली, एनजी ओरल आफ्टर द सर्जन्स अप्रूवल, अगर सर्जन्स अप्रूव कर रहे हैं उसके बाद ही हम उसको एनजी के थ्रू फीड को स्टार्ट कर सकते हैं। असेस द डिस्फेजिया, स्ट्रिक्चर एंड रिकरेंट फिस्टुला। डिस्फेजिया, स्ट्रिक्चर्स और रिकरेंट फिस्टुला को हम असेस करते रहेंगे टाइमली। प्रोवाइड द पेन रिलीफ एंड कंफर्ट मीजर्स, पेन रिलीफ और कंफर्ट मीजर्स हम बेबी को प्रोवाइड करेंगे। एजुकेट द पेरेंट्स अबाउट द फीडिंग टेक्निक, साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस लाइक कफिंग, चोकिंग, वॉमिटिंग, पुअर वेट गेन। जो भी पेरेंट्स हैं बेबी के, उनको हम बेबी को फीड कराने की टेक्निक्स उनको समझाएंगे, एजुकेट करेंगे उसके बारे में। एंड बेबी को जो साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस है, मीन्स बेबी अगर अपने घर पे है तो कौन कौन से साइन अगर दिखते हैं तो उनको तुरंत अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना है। उस पर आते हैं साइंस कफिंग, चोकिंग, वॉमिटिंग एंड पुअर वेट गेन। अब आता है एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं अगर जो भी हमने इंटरवेंशंस फॉलो किए उसके बाद आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। इन्फेंट रिमेन फ्री फ्रॉम द एस्पिरेशन, अपने जो इंटरवेंशंस के बाद बेबी जो है हमारा एस्पिरेशन से फ्री हो सकता है। उसका न्यूट्रिशंस एडिक्वेट होगा, हाइड्रेशन मेंटेन होगा, सर्जिकल वुंड जल्दी हील होगा, इन्फेक्शन से बचेगा बेबी। एंड पेरेंट्स डिमॉन्स्ट्रेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होम केयर एंड फॉलो अप केयर, मीन्स पेरेंट्स को हम क्या करें, जो पेरेंट्स होंगे उनको समझ आ जाएगा कि होम केयर कैसे प्रोवाइड करेंगे एंड फॉलो अप के इंपॉर्टेंस क्या है। एंड हेल्थ एजुकेशन में क्या बताएंगे एंड डिस्चार्ज के बारे में, प्रॉपर फीडिंग मेथड बताएंगे, पोजीशन आफ्टर फीड, पेरेंट्स को बताना है कि फीड के बाद क्या पोजीशन देनी है। एंड साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस बताने हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉलो अप, विजिट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मॉनिटर, ये सब पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।